हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। आज का जो लेक्चर है वह इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 2 पर बेस्ड है क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री का एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक कवर करवाया, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बिहार जुडिशरी और एपीओ में एंशियंट और मॉडर्न से आते हैं, मेडिवल से क्वेश्चन कम आते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत कवर कराया, और ये जो पार्ट 2 लेक्चर है इसमें मेडिवल और मॉडर्न प्लस स्ट्रगल फॉर इंडियन मूवमेंट यानी कि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संघर्ष भी शामिल है, वो इस लेक्चर में कवर होगा। इसलिए आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए और उसको एक बार रिवाइज़ कर लिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम की डेट करीब आ चुकी है। इसलिए अच्छे से लेक्चर को रिवाइज़ करिए और जीएस के पेपर में अच्छा स्कोर करिए, ताकि आपका प्री का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 यानी कि मिडिवल हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास और आपको आधुनिक इतिहास इस लेक्चर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर। अब देखिए, जो मिडिवल हिस्ट्री है वो बेसिकली कहाँ शुरू होता है कि भारत पर जब अरबों ने आक्रमण किया था, तो वहीं से जो है वो मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, वहीं से मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ होता है। तो इसको आपको देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था उसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने के नेतृत्व में अरबों ने पहला भारत पर आक्रमण किया था और उन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय की थी। ध्यान दीजिएगा, किसमें? 712 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण किया था और अरबों का जो अरब का सेनापति मेन था वो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, और कहाँ पे आक्रमण किया था? वो सिंध पर किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा है, उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। ध्यान दीजिएगा, दाहिर राजा था। ठीक है, और उसके बाद उनका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था कि धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अब उसके बाद फिर शुरू होता है कि आपका उसके बाद फिर महमूद गजनी आता है। महमूद गजनी जिसका नाम अलप्तगीन था, ये भी पूछता है। और उसने क्या किया था? गजनी साम्राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी गजनी थी। ठीक है, अब इसने जो भारत में काफ़ी बार आक्रमण किया। ठीक है, और इसने महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पूछता कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और इसमें उसका भी उद्देश्य क्या था? वास्तविक उद्देश्य क्या था कि धन की लूट करना, धन प्राप्त करना, क्योंकि भारत में अकूत संपदा थी, भारत बहुत धनवान देश था। ठीक है, उसके बाद इसने 17 बार आक्रमण किया और इसने काफ़ी यहाँ पे मूर्तियों को क्या किया? तोड़ दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। ठीक है, इसने जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो आक्रमण किया था, जो पूछता है एग्जाम में, क्या था वो? कि वो 1025 ईस्वी में कहाँ पे किया था? सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में सौराष्ट्र में पड़ता है, वो 1025 में उसने क्या किया था? बहुत भयानक आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, और यहाँ पे लगभग उसने 20 लाख दिनार जो है लूटा था। ठीक है, तो पूछता है कि महमूद जो गजनी था वो भारत में सोमनाथ में आक्रमण कब किया था? 1025 में किया था। ठीक है, और उसने भारी मात्रा में जो है क्या किया? लूट की थी। तो ये भी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट था आपके। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आगे, इसके बाद इसने क्या किया कि फिर इसके बाद आता है, हाँ, इसके बाद कोई पूछता है कि इसके दरबार में कौन कौन रहते थे? तो अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद की किताब रचना की है, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी इसके क्या थे? इसके मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। भी पूछ देता है कि मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन रहता था, तो ये इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर मोहम्मद गौरी का टर्म आता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी क्या था? ये गौर का था। ठीक है, और इसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ठीक है, और गौर का शासक था। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1775 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। ध्यान दीजिए, मुल्तान पर किया था, पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक देखना है कि इसने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, और इसने तराइन का पहली लड़ाई लड़ी थी। तराइन पूछता, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में। तराइन का फर्स्ट वार किया था 1191 यानी कि 1191 ईस्वी में, यानी कि एडी में
तराइन का फर्स्ट वार हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया था, जिसको आपको देखना है। और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध क्या था, 1192 में हुआ था, जिसमें गौरी जो है जो पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, पराजित किया। और तीसरी लड़ाई चंदावर का युद्ध था जो 1194 में हुआ था, ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था और जिसमें गौरी विजयी रहा। तो ये जो वार हैं, लड़ाइयाँ हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, इसको टाइम और डेट से याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई 1206 में। फिर उसके जो शासक जो है वो क्या किए, वो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम होता है वो 1206 से लेकर के 1526 यानी बाबर के आने तक के काल को दिल्ली सल्तनत कहते हैं। 1206 से यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, ये दिल्ली साम्राज्य पे स्थापित होता है। और उसके बाद फिर 1526 तक यानी बाबर के आने तक इस साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हुए हैं आपको इतना बता देते हैं। देखिए, इसमें दास वंश होता है, दास वंश 1206 से लेकर के देख लीजिएगा 1290 तक। फिर उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 तक है, ये भी पूछ देता है, ठीक है। फिर तीसरा इसमें आता है, खिलजी के बाद क्या आता है, तुगलक वंश आता है 1320 से 1398 ईस्वी तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुगलक के बाद आता है सैयद वंश, ध्यान दीजिएगा, 1398 से 1398 एडी से उसके बाद 1451 एडी तक यानी 1398 से 1451 ईस्वी तक ये सैयदों का वंश रहता है। और उसके बाद सैयद के बाद लोदी आते हैं 1451 से यानी 1451 से 1526 तक यानी 1526 तक, ये जो है ये लोदी का कार्यकाल होता है। तो इसमें आप टाइम देख लीजिएगा, पूछ देता है कि किस वंश का शासनकाल सबसे ज़्यादा समय तक रहा। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये 5 जो साम्राज्यों ने काम किया था, इसको क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा एक कुछ बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट, देखिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप सुन लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो बैठा था और ये मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, ठीक है। और उसके बाद इनकी इस वंश को गुलाम वंश ही कहते थे क्योंकि इसमें गुलामों का शासन होता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बैठा था 1206 में और 1210 तक ये शासन किया। इसके बाद इसकी डेथ हो गई। इसके बाद इसने क्या किया था, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि लाखों का दान करता है, ये भी पूछा जाता है। लाख बख्श क्या था, लाखों दान करता था, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था क्योंकि इसके जो सेनानायक था बख्तियार खिलजी थे, उसने इसके आदेश पर नालंदा विश्वविद्यालय क्या किया, नष्ट करा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर बौद्ध शिक्षा होती थी, ठीक है। इसके बाद ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में चौगान खेलते समय, ठीक है। और इसके लाहौर में दफना दिया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी लाहौर में थी, याद रखिएगा, क्योंकि उसके बाद जो इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली में लाया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा सकता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, खलीफा से उपाधि नहीं प्राप्त की थी, ध्यान दीजिएगा। ये पूछता है कि किसने खलीफा से खिलाफत नहीं प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये ऐबक हो गया। ऐबक के बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज आता है, वो इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश जो है ये क्या था, ये काफ़ी योग्य शासक था, ठीक है। और इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने जो है वो पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की। खिलाफत क्या होती थी, एक उपाधि होती थी जो सुल्तान जो खलीफा होता उसको राजा के रूप में क्या करता था, एक तरीके से पुष्ट करता था, कन्फर्म करता था, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके अन्य शासकों में कौन कौन रहे, फिर इसकी बेटी रजिया सुल्तान भी रही है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे बहुत से शासक हुए हैं लेकिन इसमें मेन शासक क्या है, रजिया सुल्तान हुई थी। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी किया था, ठीक है। और कैथल के पास उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद बना शासन। और नसरुद्दीन महमूद के बाद जो है वो कौन बना, वो बलबन बनता है। बलबन एक इम्पॉर्टेंट शासक था क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। सिजदा मतलब घुटने के बल झुकना और पैबोस मतलब पैरों का चुंबन करना। पूछता कि सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था, बलबन ने किया था। और उसके अलावा इसने फारसी रीति रिवाज पर नवरोज उत्साह प्रारंभ किया। नवरोज क्या था, एक उत्सव था, उसको बलबन ने भारत में शुरुआत किया। बलबन की जो रीति लौ और रक्त की नीति थी, ये रक्तपात कर देता था। इसके विरोधी जो अपने विरोधियों का रक्तपात कर देता था, ठीक है।
और उसके बाद बलबन के साम्राज्य में ही फारसी के प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। पूछता है अमीर खुसरो और अमीर हसन। और अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत का एक पहला कवि था जिसने जो है वो 7 राजाओं का यानी 7 जो है सुल्तानों का शासन देखा था। पूछता कि सबसे ज़्यादा सुल्तानों का शासन किसने देखा था, वो था अमीर खुसरो था। ये भी एग्जाम खुसरो के बारे में थोड़ा जान लें कि खुसरो का जन्म कहाँ पे था। खुसरो का जो मूल नाम था मोहम्मद हसन था। पूछता है एक लाइन में, इसका जन्म पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पटियाली में जो आज की बदायूं के पास पड़ता है 1253 हुआ था। ठीक है, और ये इसको भारत का तोता बोला जाता था। अमीर खुसरो को भारत का तोता तूती हिंद बोला जाता था। और इसने सितार और तबले का आविष्कार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर खिलजी वंश में देखिए, खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी था। इसने खिलजी वंश की स्थापना की। किला खोरी में अपना राजधानी बनाता है। और फिर उसके बाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने चाचा की हत्या करके क्या करता है, वह जो है वो दिल्ली सल्तनत को स्थापित कर लेता है। और उसके बाद जो है यहीं से कड़ा और मानिकपुर में भी क्या किया इसने, ये कड़ा और मानिकपुर में उसकी हत्या कर दिया था। पूछती है 1296 में कड़ा और मानिकपुर में उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अलाउद्दीन सुल्तान बन गया। इसने नगद वेतन अस्थाई सेना की व्यवस्था की थी। ठीक है, और इसने बाजार व्यवस्था चालू किया था। दिल्ली सल्तनत में बाजार व्यवस्था यानी कि बाजार का दाम नियंत्रित कर दिया था। कोई भी निश्चित दाम से ज़्यादा जो है कीमत वसूल नहीं कर सकता था। इसके लिए सख्त से सख्त सजाओं की प्रावधान था। ठीक है, और इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी स्थापित किया था। और इसने दिल्ली सल्तनत में एक विभाग था, कृषि विभाग, दीवान अमीर कोही को क्या किया था, स्थापित किया था। दीवान अमीर कोही पूछता बार एग्जाम में कि दीवान अमीर कोही क्या था, एक कृषि विभाग था। और इसमें बाजार व्यवस्था प्रणाली। इसी के समय में क्या था, इब्न बतूता जो था क्या था, एक अफ्रीका का यात्री था, आया था। और इसने एक पुस्तक रहला लिखी थी। रहला में इसने भारत में दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था का वर्णन किया। पूछता है कि डाक व्यवस्था का वर्णन कहाँ मिलता है, रहला में। और रहला के लेखक कौन थे, इब्न बतूता थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर ये कुतुबुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी होता है। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी 1316 से 1320 तक 4 साल ये करता है कार्यकाल। और ये देखा जाए कि ये बहुत ही अय्याश और निकम्मा किस्म का था। और ये महिलाओं के वस्त्र पहनता था, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा आलोचना की गई। ठीक है, और इसके बाद जो है फिर इसकी मृत्यु के बाद जो है तुगलक वंश स्टार्ट होता है। तुगलक वंश का टाइम है 1320 से लेकर 1398 तक। फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह ने क्या किया, ये इसने एक तुगलक वंश के वो क्या किया, नींव रखी। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सुल्तान बनता है। और उसने कुछ महत्वपूर्ण काम किए। कौन कौन सा काम किया, उसने गंगा दोआब में कर वृद्धि की थी 1326 से 27 में, ध्यान दीजिएगा। राजधानी परिवर्तन किया था, दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली, इसलिए इसको पागल सुल्तान भी बोला जाता था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ध्यान दीजिएगा, इसने जो मुद्रा प्रणाली थी क्या थी, सांकेतिक थी, उसका प्रचलन किया था। और खुरासन और कराची अभियान चलाया था। पूछ देता है, इसका क्रम जान लीजिएगा। दोआब में कर वृद्धि किया था पहले, फिर राजधानी परिवर्तन किया था दिल्ली दौलताबाद, फिर सांकेतिक मुद्रा प्रणाली की थी, और खुरासान एवं कराची का अभियान किया था। क्रम से इसको याद रखिएगा, पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद ये मोहम्मद तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता था, क्योंकि इसकी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन समय के हिसाब से इसकी योजनाएं सफल नहीं हो पाती थी। ठीक है, ये सब इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की। हरिहर और बुक्का भाइयों ने, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देता है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तो उसका इतिहासकार जो बदायूनी था लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली, और उससे लोगों को यानी कि राजा को प्रजा से या प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। ये बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखा। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको और इसके बाद देखना है, फिर उसके बाद कौन होता है, फिर ये फिरोज़ तुगलक शासनकाल आता है। ठीक है, और फिरोज़ तुगलक जो है एक शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, और इसने सिंचाई कर भी किया था। जो उपज का जो क्रॉप होती थी उसका क्या था, 1/10 भाग 1/10 लगाता था। और इसके समय में नहर सिस्टम, कैनाल सिस्टम पहली बार डेवलप हुई, और 5 बड़ी नहरें जो है उसने क्या किया, नहरों का निर्माण किया। इसलिए नहर की शुरुआत करने वाला कौन शासन था, वो था फिरोज़ तुगलक। ठीक है, ये पूछता है। उसके बाद इसने दीवानी बंदगाह की स्थापना की थी, फिर फतवाती फिरोजशाही की रचना की थी। जियाउद्दीन बर्नी
एवं शमशेर सिराज को इसने क्या किया, संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और ये इसने फुतवाते फिरोजशाही क्या किया, अपनी एक जीवनी लिखा था। फुतवाते फिरोजशाही बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद फिर सैयद वंश आता है। सैयद वंश का कार्यकाल बहुत कम समय के लिए था, इसमें इसके एग्जाम बहुत कम बनते हैं। इसका पहला शासक खिज्र खा था। ठीक है, सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है 14। तो लोधी वंश में क्या था, 1451 से 1526 तक बहलोल लोधी था। ठीक है, और बहलोल लोधी ये क्या था, ये अफगान का था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी शासन करता है, और सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। पूछता आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो 1504 में कौन से किया था, सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है, इसका नाम निजाम खां था। ठीक है, और उसके बाद इसने गुरलखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। गुरलखी शीर्षक कविताएं लिखता था, और इसको भी आप देख सकते हैं। और फरहंग सिकंदरी जो था आयुर्वेद ग्रंथ था, इसने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में इसने अनुवाद किया था, फरहंग सिकंदरी के नाम से। ठीक है, इसके बाद ये फिर सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी आता है। इब्राहिम लोधी और बाबर की लड़ाई होती है। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में, जिसमें लोधी को बाबर के द्वारा पराजय मिलती है, और फिर मुग़लों का यहाँ से सत्ता स्थापित होती है। तो इतना आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आपको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या है कि अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि बाबर के कार्यकाल में के पहले कुछ और भी स्टेटों का उदय हुआ था, जिसे आप देख लेंगे विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। और इसके बाद ये क्या था, ये इसमें विजयनगर की स्थापना जो है वो उसकी जो संत थे उनका नाम था विद्यारण संत था। ठीक है, और हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, याद रखिएगा। और इसमें इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो कृष्णदेव राय था। ठीक है, और कृष्णदेव राय जो है उसको जो है उसके समय में अष्टदिग्गज यानी तेलुगु के 8 कवि रहते थे, 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, उन्हें बोलते थे अष्टदिग्गज। और अष्टप्रधान देखिए शिवाजी के समय रहते थे, ध्यान दीजिएगा। अंतर अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समय में और अष्टप्रधान किसी समय रहते थे, अष्टप्रधान रहते थे बेसिकली जो है वो इसके समय में वो अष्टप्रधान शिवाजी के कार्यकाल में रहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमृत माल्यद नाम का एक रचना की थी तेलुगु में, और जाम्बुती कल्याणम नाम का एक ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा था, पूछा जाता है। और कृष्णदेव राय के समय में तेनालीराम जो है वो रहते थे, तेनालीराम। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको राक्षसी तंगड़ी और तालीकोटा का युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, 13 जनवरी 1565 में हुआ था। इसी युद्ध के कारण जो है राक्षसी तंगड़ी तथा तालीकोटा बन्नीहट्टी की लड़ाई पूछता है 13 जनवरी 1565 को हुई थी, और इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और भी स्थापना होती है जैसे जौनपुर में, तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खां था, उसके नाम पर याद करके भी एग्जाम पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट। कौन क्या कहता था, भारत का सिराज। और वहीं पे अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कराया गया था, इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कुछ सूफी आंदोलन भी हुए हैं मध्यकालीन भारत में, इसको भी आपको देखना है, सूफी आंदोलन। क्योंकि सूफियों में सूफी जो होते थे क्या होते थे, वो देखा जाए तो एक तरीके से संत होते थे, और बहुत ऐसे संत होते थे जिनको पद और पैसे का लालच नहीं होता था। तो इसको आप देख सकते हैं, जैसे इसमें एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जिनकी दरगाह जो अजमेर में है, याद रखिएगा, इससे पूछा जाता है। इसके कुछ संत थे, निजामुद्दीन औलिया थे, बाबा फरीद थे, काकी थे, ठीक है, बख्तियार काकी थे, शेख बुरहान थे। और बाबा फरीद की जो रचनाएं होती थी गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित, ये भी पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, इसको आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद भक्ति आंदोलन भी आता है। भक्ति आंदोलन में पता है आपको कि जिसमें कबीर दास, उसके बाद कुछ निर्गुण के थे, कुछ सगुण के थे। तो कबीर दास निर्गुण के थे, फिर उसके बाद सगुण दास में तुलसीदास, उसके बाद मीराबाई, और भी जो है उन्होंने क्या किया था, इस भक्ति आंदोलन में काफ़ी योगदान दिया था। ठीक है, इसमें कुछ संप्रदाय थे, जैसे श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया था। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय का मध्वाचार्य ने, और रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी, और सनकादिक संप्रदाय का निम्बकाचार्य ने किया था। ये भी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता था। ठीक है, रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था, पूछ देता है। ठीक है,
और इनके शिष्य थे रैदास हरिजन थे, कबीर जुलाहा था, धन्ना जाट थे और सेना नाई पीपा राजपूत। याद रखिएगा। कबीर वाराणसी में पैदा हुए थे, ठीक है, एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था इनका, ठीक है, और इनको वाराणसी में लहरतारे के पास तालाब के समीप छोड़ दिया गया था, जहाँ पे जुलाहा नीरू और उसकी पत्नी नीमा ने इस शिशु का पालन पोषण किया, जो बाद में कबीर के नाम से विख्यात हुआ। और कबीर ने जो है क्या किया था, एक बीजक रचना की, बीजक शब्द साखी किया था और बीजक नाम के ग्रंथ किया था, रचना की थी। और कबीर दास की मृत्यु जो 1510 मगहर में, यानी मगहर कहाँ पे, बस्ती में है, वो किया था। और कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर बाबर का जो साम्राज्य आता है, मुग़ल सम्राट में बाबर ने 1526 से 1530 तक काम किया था, शासन किया था। और इसके साम्राज्य में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और इसने मात्र जो है वह 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। और इसके बाद ये फिर 4 साल बाद 1526 से 1530 तक 4 साल बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसके समय में देखिए कुछ युद्ध था, याद रखिएगा, आप याद रखिएगा। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में था, इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में हुआ था और बाबर विजयी हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में, बाबर विजयी था। चंदेरी का युद्ध, खानवा के युद्ध में ही देखिए क्या दिया, जिहाद की घोषणा किया था बाबर ने, जिहाद, ठीक है, पूछता कभी। चंदेरी के युद्ध में 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय बाबर के बीच में, तो बाबर विजयी हुआ था, ठीक है। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों बाबर के बीच में था, बाबर विजयी था। तो ये 4 युद्ध कौन कौन, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, इसमें पूछ देता है कि कौन युद्ध का क्या टाइम पीरियड कैसे है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं जो है वो शासन किया, ठीक है। हुमायूं जो है क्या था, हुमायूं देखा जाए तो एक ऐसा शासक था जो 7 दिन में 7 कपड़े पहनता था, ध्यान दीजिएगा। और ये 1530 से 1540 तक था। फिर इसको भागना पड़ा क्योंकि उस समय जो है शेर शाह सूरी जो है वो दिल्ली की सल्तनत पे कब्जा कर लिया था। और ये 1540 से 1555 तक ये 15 साल इधर भटकता रहा। फिर 1555 में ये फिर दोबारा साम्राज्य स्थापित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है हुमायूं को के कार्यकाल ठीक थे, लेकिन हुमायूं में क्या है कि ये भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि इसका काफ़ी टाइम इधर उधर में बीत गया। फिर इसके बाद इसका जो पुत्र था अकबर, यानी कि अकबर जिसे अकबर महान भी कहा जाता था और ये वास्तव में मुग़ल सुल्तानों में सबसे अच्छा सम्राट माना जाता था, ठीक है। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605 तक था, ठीक है। इसको आपको याद करना है, ठीक है। अकबर ने दीन इलाही 1582 में दीन इलाही की स्थापना की थी। और ये इसका जो मेन प्रधान था, पुरोहित था अकबर का, वो कौन था, वो बीरबल था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर इसने काफ़ी इसमें किया। इसके समय कुछ ऐसी बातें, जैसे इसका राजा टोडरमल था, इसका प्रधान दीवान था, ठीक है। और अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा शुरू होती है। अकबर का प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती था उसके समकालीन, और सलीम चिश्ती के दरगाह पर जहाँ पे वो अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए वहाँ पे मन्नत मांगने गया था, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, ठीक है। ये फतेहपुर सीकरी में है, आगरा से करीब 30 से 40 किलोमीटर के बीच रेंज में है, ठीक है। और वहीं पर जो है वो उसके बाद, इसलिए जब उसके पुत्र जहांगीर पैदा होता तो उसका नाम क्या किया था, उन्हीं के नाम पर सलीम रखा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी पूछ देता है, ठीक है। अकबर के समय 9 रत्न थे, अबुल फजल, फैज़ी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाना, फ़कीर अजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। और दीन इलाही का मुख्य पुरोहित भी था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था, बीरबल भी इसके दरबार में था, याद रखिएगा, ठीक है। और संगीत सम्राट तानसेन भी इसके दरबार में रहते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और मुग़ल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा, अकबर क्या था, अकबर एक नगाड़ा बजाता था, ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो इसके बाद जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627 था। और इसमें जो है वो ये क्या किया, इसके दरबार में एक न्याय की जंजीर होती थी, जो न्याय की जंजीर को
न्याय पाना चाहता था तो उसको बजाता था और न्याय की जंजीर के द्वारा जहांगीर जो है उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान करता था। पूछता कि जहाँ किसके दरबार में न्याय की जंजीर थी, तो जहांगीर के दरबार में था, ठीक है। और इसने अपनी एक जीवनी लिखी थी, तुझके जहांगीरी, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसने क्या किया था, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सबको आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर जहांगीर के समय जो है वो क्या था, नूरजहाँ थी। नूरजहाँ जो मिर्ज़ा गयास बेगम की बेटी थी। और उसके बाद जो है ये इसकी माँ जो थी असमत बेग, ठीक है। नूरजहाँ की माँ असमत बेग को क्या किया जाता था, इत्र का आविष्कार माना जाता है। पूछा था, इत्र का आविष्कार माना जाता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो ये जहांगीर हो गया। और जहांगीर के बाद जो है फिर शाहजहाँ का कार्यकाल आता है, ठीक है। जहांगीर ने नूरजहाँ से शादी की थी, याद रखिएगा, ठीक है। और नूरजहाँ का नाम क्या था, मेहरुन्निसा था, ध्यान दीजिए, मेहरुन्निसा पूछ देता है, नूरजहाँ का नाम था। फिर शाहजहाँ का कार्यकाल 1627 से 1657 के बीच में आता है, ठीक है। और जहांगीर के बाद उसने सिंहासन पर बैठा, ठीक है। और यह जो है देखा जाए तो वास्तव में जो शाहजहाँ था, ये इसका विवाह जो है वो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। और शाहजहाँ के जो मलिका जवानी की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। और बाद में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद शाहजहाँ ने क्या किया था, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में क्या किया था, एक आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था। बहुत याद रखिएगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछ देता था एग्जाम के लिए, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। शाहजहाँ ने क्या किया था, शाहजहानाबाद का स्थापना की थी, ठीक है, इसको। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ और फिर औरंगज़ेब आता है। औरंगज़ेब के समय जो है वो उनके भाइयों में उत्तराधिकार लड़ाई होती है। और उसके बाद फिर औरंगज़ेब जो है उत्तराधिकार की लड़ाई को जीतता है। और उसके बाद जो है वो क्या कहता है, वो दिल्ली का वो सम्राट बनता है, ठीक है। औरंगज़ेब एक कट्टर शासक था। इसने क्या किया, जजिया कर को पुनः लगा दिया, क्योंकि अकबर ने जजिया कर को हटाया था, इसने जजिया कर को पुनः लगा दिया। और उसने औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा बनवाया 1679 में औरंगाबाद में, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता था। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और औरंगज़ेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में विद्रोह भी किया था। और औरंगज़ेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर को क्या किया था, उसने फांसी पर चढ़वा दिया था। तो ये याद रखिएगा, जहांगीर ने अर्जुन देव को और औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर को, ये सिखों के गुरु थे, उनको क्या किया था, फांसी पे चढ़ा दिया था। औरंगज़ेब बीड़ा का शौकीन था, बीड़ा बजाने का शौकीन था, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, ठीक है। और ये देखा जाए तो इसके समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देता है। तो इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से औरंगज़ेब के बाद ये सिस्टम आपका मिडिल पीरियड का लगभग समाप्त हो जाता है। फिर मराठे आते हैं। मराठा थोड़े से क्वेश्चन पूछ सकता है। मराठों में शिवाजी थे। शिवाजी ने मराठों पातशाही की स्थापना की थी शिवनेर पहाड़ी पर। उनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 को। और इनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले, माता का नाम जीजाबाई थी। और इनकी पत्नी का नाम, इसकी दूसरी पत्नी, उसके बाद इनके शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे, याद रखिएगा। और इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। और 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और उन्होंने जो है वो बीजापुर के सेनापति अफजल खां को 1665 ईस्वी में पराजित कर दिया था। और उसके बाद शिवाजी ने अफजल की हत्या भी कर दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। जय सिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी, याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया था। 5 जून 1674 को, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, ये पूछ देता है। और उसके बाद शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। और कृष्णदेवराय के जो दरबारी कवि थे, अष्ट तेलुगु कवि थे, उनको क्या अष्टदिग्गज, इनके प्रधान दरबारियों को क्या बोलता था, अष्टप्रधान कहा जाता था। एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि ये आपका मिडवल लगभग अब समाप्त हो जाता है, ठीक है, मिडवल का। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये आपका पार्ट 2
मिडवल और मॉडर्न दोनों एक ही में था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको फिर जो है आज ही जो है वो पार्ट 3 भी आपको अपलोड करूँगा। तो पार्ट 2 में मिडवल हो जाएगा और पार्ट 3 में मॉडर्न हो जाएगा। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए और उसको समराइज़ कर लीजिए। उसके बाद कल मैं ज्योग्राफी पे पोस्ट करूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो पार्ट 2 में आपको मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन मूवमेंट करेगा। इसको आप ध्यान से देखिए और अपने याद करिए इसको। थैंक यू।